ओके। तो आज जो हमारा टॉपिक है इंटरनल ट्रेड, तो हमने पढ़ना शुरू कर लिया था। पिछली क्लास में हम लोगों ने टाइप्स पढ़े थे, होलसेलर रिटेलर की सर्विसेज पढ़ी थी, होलसेलर रिटेलर पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड पढ़ लिया था। आज हम लोग जो है स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर बेसिकली, अब जैसे क्या था, हमने रिटेल ट्रेड में तो ये पढ़ लिया था कि इटिनरेंट रिटेलर्स हैं, टाइप्स ओनर, पेडलर, हॉकर के बारे में बताया गया था, मार्केट ट्रेडर्स थे, स्ट्रीट ट्रेडर्स थे, चीप जैक्स थे, फिक्स शॉप वाले रिटेलर भी थे। तो अब क्या होता है, स्मॉल स्केल लेवल पे भी फिक्स शॉप रिटेलर होते हैं, ऐसा लेवल देखा जाता है हमारा। तो एक तो जनरल स्टोर वाले होते हैं, स्पेशलिटी शॉप्स वाले होते हैं, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर होते हैं, और सेकेंड हैंड गुड्स की भी शॉप होती है। तो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होता है। जनरल स्टोर आपके आसपास की दुकानें होती हैं, आपने देखा किराने की दुकानों के नाम से भी इनको जाना जाता है। लोकल मार्केट रेजिडेंशियल एरिया में होते हैं, डे टू डे ज़रूरत के सामान को आपको रखते हैं। सुबह जल्दी खुलता है, शाम को लेट तक चल रहा होता है। कन्वीनियंट के हिसाब से अगर आप जान पहचान वाले हो, ठीक है, आप पुराने हो, तो क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी दी जाती है। कन्वीनियंस इन बाइंग है, हर तरीके की आइटम्स इनको यहाँ पे आपके पास आपको इनके पास मिल जाती है, ठीक है। और लोकेलिटी में होने का आपका फ़ायदा भी होता है कि थोड़ा सा रैपो भी आपका बिल्टअप हो जाता है आराम से यहाँ पे, ठीक है। स्पेशलिटी शॉप्स होती है, जैसे कि नाम आपको सजेस्ट कर रहा है कि कुछ स्पेशलिटी की चीज़ें ये लोग बेच रहे होते हैं, पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलती है। सेलिंग अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दीज रिटेल स्टोर स्पेशलाइज इन सेल्स वो स्पेसिफिक लाइन ऑफ प्रोडक्ट, एक ही लाइन का प्रोडक्ट बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि चिल्ड्रन गारमेंट बेच रहे हैं, मेंस वेयर बेच रहे हैं, लेडीज शूज़ बेच रहे हैं, टॉयज़, गिफ्ट, स्कूल यूनिफॉर्म, कॉलेज बुक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आजकल ये भी हो गया है, वो सिर्फ जो है नॉन वेज बेच रहे हैं, है ना, कुछ और कुछ बेच रहा है, इस तरीके से चल रहा होता है। और सेंट्रली ये लोकेटेड होता है, ज़्यादातर कस्टमर्स अट्रैक्ट कर लेता है, और दे प्रोवाइड अ वाइड चॉइस टू द कस्टमर्स इन सिलेक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। तो इससे ज़्यादा जो है वो लोग जो है वैरायटी चूज़ कर पाते हैं। एक बुक नहीं लाया तो आज, फिर कोई नहीं, वो सेम थोड़ा सा रिवीजन हो जाती है ना, सामने रहता है। एनीवे, हाँ जी हाँ जी। फिर स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स और स्ट्रीट शॉप्स वाले भी होते हैं। ये ज़्यादातर आपको चौराहों पे, ट्रैफिक जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं, और सस्ते आइटम्स में ये लोग डील कर रहे होते हैं। हॉइजरी प्रोडक्ट्स है, टॉय, सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह देखा जाता है। लोकल सप्लायर, होलसेलर से इनको सामान मिल जाता है, और टोटल एरिया एक छोटा सा स्टॉल होता है, और स्मॉल स्केल पे काम कर रहे होते हैं। मेन एडवांटेज ये होता है कि इससे कन्वीनियंट हो जाती है कस्टमर्स को, वो अपनी ज़रूरत के सामान यहाँ पे खरीद सकता है, ठीक है। और एक होता है सेकेंड हैंड गुड शॉप भी बोला जाता है। इंडिया में थोड़ा सा कम कॉन्सेप्ट है, फॉरेन कंट्रीज में इसको पॉन शॉप के नाम से बोला जाता है, PWN, PAWN, है ना, PAWN, पॉन शॉप, पॉन शॉप, हाँ, जिसमें हाँ, तो वहाँ पे जाके आप सामान गिरवी रख देते हो, सामान ले लेते हो, छुड़वा लेते हो, इस तरीके से भी करा जाता है। सेकेंड हैंड गुड्स भी बेच रहे होते हैं, और सेकेंड हैंड गुड्स यहाँ पे देखा जाता है। तो जैसे हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, आपको जैसे ऑटोमोबाइल मार्केट होती है हमारी, ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है गाड़ियाँ, स्कूटर, बाइक्स, ये सब चीज़ें मिल जाती है। फर्नीचर की कई जगह मार्केट देखने को मिलती है, बट ये बहुत कम है हमारे इंडिया में थोड़ा सा। तो जनरली जिनको सस्ता सामान लेना होता है वो यहाँ पे मिल जाता है। कभी कभी जैसे एंटीक आइटम्स है, कुछ जो है डिफेक्टेड गुड्स होते हैं, कुछ होते हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल। जैसे हमारे आसपास जहाँ हम बैठे हैं, तो गोपाल नगर, तिलक नगर के पीछे पड़ता है, वहाँ पे एक सेकेंड हैंड गुड्स की इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। तो टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सब AC वेसी वहाँ पे मिल जाते हैं सस्ते दामों पे। एंड ये बिजी जगह पे ही होते हैं ज़्यादातर, छोटा मोटा स्ट्रक्चर होता है इनका, और अपना जो है काम ये लोग वहाँ से चला लेते हैं। यूजली मैंने वही बताया, कार, बाइसाइकिल, स्कूटर वगैरह, ये सब चीज़ें खरीदी बेची जाती है, ठीक है। तो ये आपके थे स्मॉल स्केल जो है फिक्स शॉप रिटेलर, जनरल, स्पेशलिटी, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, सेकेंड हैंड गुड शॉप, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताएंगे। ओके, तो अब बात आती है इसका जो कॉन्सेप्ट एक्चुअली में आजकल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रखा है, और बहुत लोग इसमें काम भी कर रहे हैं, दैट इज़ लार्ज स्केल फिक्स शॉप डीलर, बड़े लेवल पे काम करने वाले। तो आप इनफैक्ट आजकल मॉल्स जा रहे हो तो आपने देखा होगा ओशान है, स्पार हाइपर मार्केट पुराना होता था, मार्क्स एंड स्पेंसर है, लाइफस्टाइल है, मोर मेगा स्टोर है, बिग बाजार है, ये सारे लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स होते हैं, बड़े लेवल पे काम करते हैं। आप नहीं देखोगे आपके नुक्कड़ पे लाइफस्टाइल दुकान खोल के बैठी है, ठीक है, तो ये नहीं होता। छोटे मोटे जैसे मोर वगैरह के स्टोर ज़रूर है, कन्वीनियंस स्टोर होते हैं, बट लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर भी हैं, तो लार्ज स्केल शॉप्स भी हैं।
तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स आते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर लार्ज इस्टेब्लिशमेंट होती है, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ये लोग बेच रहे होते हैं। क्लासिफाइड वेल डिफाइंड डिपार्टमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का अलग है, कपड़ों का अलग है ना, मसालों का अलग है, साबुन का अलग है, सब लोग आइटम्स ये लोग बेच रहे होते हैं। एक ही छत के नीचे आपको सारी वैरायटी मिल जाती है यहाँ पे। नंबर ऑफ डिपार्टमेंट है, सेपरेट डिपार्टमेंट टॉयलेटरी, मेडिसिन, फर्नीचर, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबके लिए अलग अलग हो जाता है। डाइवर्स मार्केट सेगमेंट होता है, वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे होते हैं। एंड कहते हैं बड़ा इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर अ डिपार्टमेंट स्टोर इन यूनाइटेड स्टेट्स टू कैरी अ नीडल टू एन एरोप्लेन। तो बड़ा कॉमन है, आप जाके देखोगे कि बड़े बड़े जैसे इकिया है बाहर, वॉलमार्ट है, अमेजोन है, तो वहाँ पे आप ये देखने को मिलता है कि पिन टू प्लेन, कहते हैं पिन भी बेचेंगे, एरोप्लेन भी बेच देंगे ये लोग। ये बाहर तो ना गाड़ियाँ भी बिकती है इनफैक्ट, ठीक है, रिटेल स्टोर से सब आपको मिल जाता है। तो कहते हैं पिन से लेकर हाथी तक सब मिलेगा। इन इंडिया रियल डिपार्टमेंट स्टोर्स हैव नॉट येट कम इन अ बिग वे, हाउएवर सम ऑफ द स्टोर्स इन इंडिया इंक्लूड एक्करबेली इन मुंबई, स्पेंसर्स इन चेन्नई, ये सब देखने को मिल जाता है। फीचर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जो डिपार्टमेंटल स्टोर के हैं वो इन्होंने बोला है कि इस यहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। रेस्टोरेंट है, ट्रैवल इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, टेलीफोन बूथ, रेस्टरूम्स, ये सब चीज़ें मिल जाती है, मैक्सिमम सर्विस दी जाती है। प्राइस इज ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। फिर कहते हैं ये जो स्टोर है सेंट्रली लोकेटेड होते हैं इन द हार्ट ऑफ द सिटी, जो कि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को केटर कर पाते हैं। स्टोर का साइज बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए जॉइंट स्टॉक कंपनीज को मैनेज कर रही होती है, प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है, इसमें मैनेजर वगैरह सब होते हैं। और रिटेलिंग और वेयर हाउसिंग का फंक्शन ये साथ साथ कर रहे हैं, मतलब स्टोरेज भी करेंगे, स्टोर करेंगे, तभी ऑब्वियसली रेगुलर अवेलेबिलिटी हो पाएगी। और ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, सीधा वेयर हाउस में इनके माल आता है और सीधा एक कस्टमर को पहुंचाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। और इनका सेंट्रल मिडिल मैन नहीं होता इनका कोई, डायरेक्ट परचेजिंग होती है। मतलब दुकानों में जाएगा ना डायरेक्ट? नहीं, सीधा उनके पास आता है सीधा, ठीक है जी। और सेंट्रलाइज परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है, जैसे अगर हम लोग बिग बाजार की बात करते हैं तो बिग बाजार सेंट्रली सारे गुड्स खरीद लेगा और अपने स्टोर्स पे भेज देगा और वहाँ से सीधा कस्टमर्स को बेचा चला जाएगा, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज डिपार्टमेंट के थ्रू जो है सेल परचेज ये सब चीज़ें यहाँ पे करी जाती है, सबके डिफाइंड होते हैं डिपार्टमेंट, वहाँ से आप आराम से चीज़ें बेच सकते हो, ठीक है, मतलब चीज़ें जो है वहाँ से अरेंज करा सकते हो। एडवांटेजेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स यहाँ पे हो जाते हैं इनके, और दे अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर ड्यूरिंग द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे। कन्वीनियंस इन बाइंग है, तो एक कम ज़्यादा आप जो मर्जी यहाँ से ले सकते हो, कस्टमर को एक जगह से दूसरी जगह भागना नहीं पड़ता है। अट्रैक्टिव सर्विसेज है, कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज ये लोग देते हैं, होम डिलीवरी भी दे देते हैं, क्रेडिट भी दे देते हैं, रेस्टोरेंट, टेलीफोन बूथ, रेस्टोरेंट, मतलब क्रेडिट का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, बट जस्ट मेंशन आप क्रेडिट कार्ड वगैरह से पेमेंट करोगे तो आप जो है आराम से काम चल जाता है। लार्ज स्केल ऑपरेशन का इनको फ़ायदा होता है क्योंकि बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं, तो कस्टमर को ये बेनिफिट पहुँचा देते हैं, काफ़ी सस्ता आपको गुड दे देते हैं। कहने वाली बात है बट एक्चुअली में इनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। सेल्स प्रमोशन इनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो कंसिडरेबल अमाउंट ये एडवर्टाइजिंग और अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में खर्च करते हैं, जिससे इसका सेल्स बूस्टअप होता है। तो ये आपने ऑलरेडी देखा होगा, आप बड़े बड़े मॉल्स में जाओगे, डिपार्टमेंटल स्टोर से, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा किया होता है इन लोगों ने, ठीक है जी। तो ये इन्होंने यहाँ पे चेन स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स के बारे में बताया हुआ है, और सॉरी ये जो है डिपार्टमेंटल स्टोर्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है चेन स्टोर्स या फिर मल्टीपल शॉप्स। चेन स्टोर का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में है, पुराना चल रहा है, बाटा का लोगों को देखने को मिलता था, फिर लेटर ऑन नरूलास वगैरह आया, मैकडोनल्ड्स, KFC, डोमिनोज, ठीक है, पिज्ज़ा हट, ये सब चेन स्टोर्स के कॉन्सेप्ट में आ जाती है कि एक ही जैसे सेटअप आपको हर एरिया में मिलता है, सेम खाना मिलता है, सेम प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सेम जो है स्पेसिफिकेशंस होती है, आपको ये नहीं लगता कि मैंने यहाँ से खरीदा वहाँ से खरीदा, सब चलता है, ठीक है। तो चेन स्टोर मल्टीपल शॉप नेटवर्क है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय मैन्युफैक्चरर्स या इंटरमीडिएटरीज होते हैं, स्टैंडर्ड और ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स रखते हैं, ये सेम ऑर्गेनाइजेशन होती है, आइडेंटिकल मर्चेंडाइजिंग या आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। चेन स्टोर हाई वॉल्यूम मर्चेंडाइजिंग हैंडल करता है और सेल्स आर रिलेटिवली कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ईयर, एक जैसी सेल्स इनकी रहती है। इंडिया में बाटा जो है इसका एग्जाम्पल है, कुछ और भी थे जैसे DCM, रेमंड्स, नरूलास एंड मैकडोनल्ड्स, KFC, डोमिनोज, ये सब चेन स्टोर के कॉन्सेप्ट में आ जाता है। फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये पॉपुलर लोकेलिटीज़ में होता है, सफिशिएंट नंबर ऑफ कस्टमर यहाँ पे पहुँच सकता है, घर रेजिडेंशियल एरिया के पास होता है, सेंट्रली लोकेटेड भी होता है, ठीक है, थोड़ा सा, तो ये देखने को मिल जाता है आराम से। और जैसे कई बार ऑफिसेज वगैरह भी होते हैं, वहाँ के आसपास भी हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोक्योरमेंट इनकी, ये पहला पॉइंट था, इसमें इन्होंने बोला फेयरली पॉपुलस लोकेलिटीज़ में होता है, सफिशिएंट नंबर ऑफ कस्टमर्स अप्रोच कर सकते हैं, और रेजिडेंशियल या कमर्शियल एरिया के पास ही होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड ये लोग गैदर कर पाए।
मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट इनका गुड्स का जो भी होता है रॉ मटेरियल का वही सेंट्रलाइज होता है, एक जगह वाले खरीदते हैं, बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और इससे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन आपका बेटर रहता है, सस्ता पड़ता है और आप कस्टमर को बेनिफिट आप दे सकते हो। और हर एक जो है ब्रांच का ब्रांच मैनेजर होगा, डे टू डे ऑपरेशन देगा, डेली रिपोर्ट जो है आपको सीनियर को अपने जो है बतानी होगी, जो भी कैश डिपॉजिट होगा वो भेजना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करी जाती है। सारी ब्रांचेज हेड ऑफिस कंट्रोल करता है, वही सारी पॉलिसीज वगैरह बनाता है। तो देखते हो जैसे अगर हम मैकडॉनल्ड्स की ही बात करें तो जैसे कहते हैं एग ब्रेकफास्ट आया हुआ है, तो ऑल ओवर इंडिया आपको एग ब्रेकफास्ट मिलेगा, हर जगह वो अवेलेबल है एग ब्रेकफास्ट का। तो ये नहीं है कि आपको दिल्ली में मिल रहा है बाहर कहीं नहीं मिल रहा, ठीक है जी। और हेड ऑफिस जो है इंस्पेक्टर्स भी अपॉइंट करते हैं ताकि डे टू डे सुपरविजन कर पाए और जो भी उनकी पॉलिसीज़ वगैरह उनसे वो उनके हिसाब से काम हो रहा है, जैसे सैनिटेशन प्रॉपर है कि नहीं है ना, अच्छे से प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं है, तो ये सब चीज़ें इनको करनी पड़ती है। एडवांटेजेस की अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इनके लिए भी होता है, ठीक है। मल्टीपल शॉप होती है तो आराम से इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाता है। एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन है, मिडिल मैन इसमें नहीं होता है तो सीधे सीधे आपका काम हो जाता है। बैड डेट्स नहीं होते इसमें, ठीक है, किसी भी तरीके के, क्योंकि कैश में सामान बिकता है तो बैड डेट्स नहीं होंगे। ट्रांसफर ऑफ गुड्स पॉसिबल है, तो जैसे ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर एक ब्रांच में गुड्स नहीं बिके हैं तो आप दूसरे में भेज दो, तो वहाँ से जो है आराम से आप प्रोडक्ट बिक जाएगा, वहाँ बिक जाएगा, यहाँ नहीं बिकेगा तो, ठीक है जी। डिफ्यूजन ऑफ रिस्क है, तो कहते हैं अगर एक कोई घाटे में जा रहा है तो दूसरा शॉप उसको रिकवर करके दे देता है या दूसरा इस तरीके से, क्योंकि ओवरऑल इसका सेल्स हम लोग काउंट करके चलते हैं। लो कॉस्ट होता है, सेंट्रलाइज परचेजिंग है, मिडिल मैन नहीं है, इंक्रीज सेल्स है, मल्टीपल शॉप्स है, तो उससे लोअर कॉस्ट आपको फायदा यहाँ पे मिल जाता है। आपका जो है सस्ते में काम यहाँ पे चल रहा होता है। और फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो इस सिस्टम के अंदर अगर शॉप जो है प्रॉफिट में काम नहीं कर रही है, मैनेजमेंट उसको बंद कर सकती है, इससे जो है कंपनी आगे का लिए डिसाइड कर सकती है कि प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो हम बंद कर देते हैं, आगे कहीं और खोल लिया जाएगा या नहीं खोलेंगे इस लोकेशन में, इस तरीके से ये करा जाता है। इसका डिफरेंस भी दिया हुआ है तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सारा लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर था। इसमें जो है डिपार्टमेंटल पढ़ा हमने, चेन स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स के बारे में, फीचर्स एडवांटेजेस के साथ पढ़ा। अब जो बात आती है वो है मेल ऑर्डर बिजनेस। तो ये पुराना कॉन्सेप्ट है। अब जैसे होम शॉप 18 वगैरह आप देखते होंगे, टीवीसी होम शॉप 18, पहले भी होम शॉप 18 आता था। तो मेल ऑर्डर बिजनेस क्या होता है कि ना आपको ये 1-to-1 इंटरेक्शन तो नहीं होता, आप टीवी पे कुछ देखते हो, वीपीपी वैल्यू पेबल पोस्ट के थ्रू आप उस पर गुड्स भिजवाते हो, इंस्पेक्शन वगैरह कुछ नहीं हो पाती, तो रिस्क भी होता है थोड़ा सा। तो ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। आजकल ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा टेक ओवर कर लिया है, कायदे से ये भी एक तरीके का मेल ऑर्डर बिजनेस ही है, बट फॉर्म ऑफ बिजनेस थोड़ा सा चेंज हो रखा है। तो मेल ऑर्डर हाउसेज रिटेल आउटलेट्स होते हैं जो मेल के थ्रू अपना सामान बेचते हैं। देयर इज नो पर्सनल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और ऑर्डर ऑब्टेन करने के लिए पोटेंशियल कस्टमर को एडवर्टीजमेंट, टीवी, मैगजीन, सर्कुलर्स, कैटलॉग, सैम्पल्स, बिल्स, न्यूज़पेपर्स, इनके थ्रू देखना पड़ता है। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन सारी वहाँ पे दी होती है। डिफॉल्ट भी तो होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और एडवर्टीजमेंट जो लिखा होता है, जैसे ही रिसीव ऑर्डर होता है, ऑर्डर आइटम्स को केयरफुली स्क्रूटनाइज करते हो, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली बायर्स को आप भेज देते हो थ्रू पोस्ट ऑफिस, ठीक है, या कुरियर, या जो भी आपका जो मीडियम आप चूज कर सकते हो। इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, फुल पेमेंट इन एडवांस ले सकते हो आप, ठीक है। वैल्यू पेबल पोस्ट, दैट इज वीपीपी एक ऐसा अरेंजमेंट है, पोस्ट से डिलीवर किया जाएगा, कस्टमर जैसे ही पेमेंट देता है उसको गुड्स दे देते हैं, जैसे सीओडी बोलते हैं, कैश ऑन डिलीवरी टैक्स। और डिलीवरी थ्रू आप बैंक भी है, बैंक के थ्रू वो डिलीवर किया जाता है ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सो गुड्स में भी सेंड टू अ बैंक विच इज इंस्ट्रक्टेड टू डिलीवर द आर्टिकल टू कस्टमर। इन दिस वे देयर इज नो रिस्क ऑफ बैड डेट एज द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू बायर ओनली आफ्टर ही मेक्स फुल पेमेंट, एंड हाउएवर देयर इज अ नीड टू एंश्योर दैट द बायर दैट द गुड्स आर डिस्पैच्ड इन अकॉर्डेंस विद दिस स्पेसिफिकेशन। कई बार बायर मना भी कर देता है, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है, पर इस तरीके से काम ये होता है। अब ये बिजनेस सूटेबल कहाँ है, कहाँ ये बिजनेस कर सकते हैं? तो कहते हैं उस जगह सूटेबल है जहाँ पे ग्रेडेड और स्टैंडर्डाइज गुड है, सस्ता होना चाहिए ताकि इजीली ट्रांसपोर्ट कर दे, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो, लार्ज क्वांटिटी थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होनी चाहिए, लीस्ट पॉसिबल कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में, एंड पिक्चर्स के थ्रू या वीडियोस के थ्रू उसको डिस्क्राइब किया जा सकता हो। तो इन जगहों पे ये बड़ा आराम से काम किया जा सकता है। अनसूटेबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो बिजनेस है कहाँ के लिए सूटेबल नहीं है? फॉर एग्जांपल गुड्स दैट आर पेरिशेबल इन नेचर और बल्कि एंड कैन नॉट बी इजली हैंडल और नॉट रिकमेंड फॉर मेन ऑफ स्टडी। तो बड़े बड़े गुड्स हैं या कुछ है तो वहाँ पे ये आप काम
नहीं कर सकते। फीचर एडवांटेजेस की बात करें, लिमिटेड कैपिटल है, आप घर पे बैठ के आपको लगता है कोई प्रोडक्ट मंगा दिया, डिस्प्ले किया और आराम से बेच दिया। जैसे मेरे को अभी मैंने रिसेंट पिछले साल स्पीकर्स लिए थे जेब्रॉनिक्स के डीजे स्पीकर्स, तो उसका यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ डली थी, बहुत व्यूज़ थे, 80-80 हज़ार 2-3 लाख व्यूज़ थे। तो अपने प्रोडक्ट के वो ना डिस्ट्रीब्यूटर था, वो जेब्रॉनिक्स का था, इंटेक्स का था, काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने यूट्यूब पे देखा तो मुझे अच्छा लगा, वो फॉर्चुनेटली सुभाष नगर का निकल गया, पास में ही था। तो मैं उसके पास गया, उसने सारे प्रोडक्ट्स मुझे खोल के दिखाया, बहुत अच्छा था बंदा था। तो आराम से छोटी जगह पे भी लेके आराम से वो काम कर सकता था, गोडाउन पीछे लिया हुआ था और आराम से काम चल रहा था। तो लो अमाउंट ऑफ कैपिटल में भी आप काम कर सकते हो। मिडिल मैन इसमें नहीं होता, तो इस बंदे में जैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर था मिडिल मैन था नहीं, तो मुझे सस्ता पड़ा स्पीकर। तो जो मार्केट में स्पीकर एक्चुअली 20-22 हज़ार का था, वो मुझे 15,000 का ही पड़ा। ठीक है, बैड डेट नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, मेल ऑर्डर हाउसेज जो है आपको कैश में ही सामान बेचते हैं, तो बैड डेट के चांसेस कम हो जाते हैं। वाइडर रीच है, नेशनल लेवल पे इसको केटर कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कन्वीनियंट होता है क्योंकि आपके घर तक सामान आ जाता है, जैसे आजकल लोग कर रहे होते हैं, तो इससे जो है लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है जी, तो ये सारा आपके मार्केट के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, और अब जो एक नया टॉपिक है जो इनफैक्ट थोड़ा सा 12th में भी आपको पढ़ाया जा रहा है आजकल, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्सेप्ट एंड की फीचर्स के बारे में बताया हुआ है। तो बेसिकली जो है पुराने टाइम पे हमारे जो है स्टेट, ठीक है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट टैक्सेस होते थे, उन सब को ख़त्म करके जीएसटी हमारे सामने आ गया है। तो बहुत अलग अलग टैक्सेस लगते थे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते थे, एक्साइज ड्यूटी है, एडिशनल ड्यूटी है, सरचार्ज है, सर्विस टैक्स है, स्पेशल असेसमेंट टैक्स, सेंट्रल सीएसटी, ये सब टैक्सेस लगते थे। और स्टेट टैक्सेस में वैट था, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, स्टेट सेस एंड चार्जेस, इन सब को खत्म करके। हाँ, टैक्सेस ऑन लॉटरी, हाँ टैक्सेस ऑन लॉटरी भी लगता है। सर कैसे मतलब? हाँ, जो अमाउंट आप जीतते हो ना उसका टैक्स कट के मिलता है आपको। जैसे 2000 जीत गए तो? हाँ, 2000 जीत गए तो कितना? सर्टेन अमाउंट से ऊपर होता है, कुछ एक होता है 50,000 से ऊपर या कुछ ऐसा, सर्टेन अमाउंट से ऊपर। ठीक है, तो इन सबको ख़त्म करके जीएसटी हमारे पास आ गया है। तो इसका जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है, कई लोग आजकल इसके ऊपर प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वन नेशन वन टैक्स के अंडर जो है यूनिफाइड टैक्स रिजीम बनाया है। यहाँ पे जीएसटी बोला गया है, जुलाई 1, 2017 से इम्प्लीमेंट कर दिया गया था ये। और जस्ट टू ये कि सरकार को एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो और टैक्स इवेजन ना हो, यानी छुपाए ना टैक्स लोग या बचाए ना। की फीचर्स क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी एक्चुअली इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एक सेकेंड, ओके। तो जीएसटी इन्होंने शुभ में ये बताया था कि ये ना इनडायरेक्ट टैक्स होता है हमारा। बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स उसको बोलते हैं जिसका लायबिलिटी और बर्डन अलग अलग लोगों के ऊपर पड़ता है। तो जैसे अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं तो उसमें आपको जीएसटी देना पड़ता है। तो जीएसटी की लायबिलिटी जो है रेस्टोरेंट ओनर की है, उसको पे ऑफ करना है, बट बर्डन जो है कंज्यूमर के ऊपर आ जाता है, ठीक है, पे करने का। तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया सरकार के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए और लोग जो टैक्स इवेड कर लेते हैं उन सबसे बचने के लिए। बहुत सारे टैक्सेस पहले होते थे, उन सबको खत्म करके जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर लगा देता है, इस पर ट्रेडर भी लगाता है। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स लगता है, इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाता है आपको। द प्रोविजन ऑफ अवेलिंग इनपुट क्रेडिट एट ईच स्टेज ऑफ वैल्यू चेन हेल्प्स इन अवॉइडिंग द कैस्केडिंग इफेक्ट अंडर जीएसटी विच इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ कमोडिटी विद एंड बेनिफिट टू कंज्यूमर। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट बेसिकली क्या होता है शुभम, कि जैसे तुम दिल्ली में हो, दिल्ली में ही तुम परचेज कर रहे हो, दिल्ली में ही सेल कर रहे हो टैक्स लगा के, तो सरकार उसको नोट करके ना तुम्हें वापस कर देती है टैक्स। ठीक है, जीएसटी ना वापस कर देती है ताकि जो है कंज्यूमर को बेनिफिट मिले या टैक्स जो प्रोड्यूसर है उसको बेनिफिट मिले। ठीक है, सो एज देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड प्रोवाइडेड इन इकोनॉमी, द प्री जीएसटी टैक्स regime imposed taxes not on the value added at each stage but on the total value of goods service with minimum facility of utilization. The total value included tax paid on intermediate goods. This amount to cascading of tax. Under GST, the tax is discharged at every stage of supply and the credit of tax paid at previous stage is available set off at the next stage of supply of goods and services. Explain तो इन्होंने ज़्यादा किया हुआ है, सिंपली जो मैंने तुम्हें बताया वही होता है यहाँ पे। और ये उन्होंने बोला है इफेक्टिवली अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन है। It addresses to establish parity in taxation across the country and extend principle of value added taxation. तो जैसे पहले ना वैट लगता था, तो जहाँ जहाँ वैल्यू एडिशन होता था वहाँ वहाँ टैक्स लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी जो है ओवरऑल पे इन्होंने कर दिया, ठीक है, उससे थोड़ा सा फर्क हो जाता है।
तो जीएसटी इन्होंने बोला है वन रेट फॉर वन टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, इससे भी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रहती है। जीएसटी में इन्होंने बोला 5 स्टैंडर्ड रेट है, 0 है कई चीज़ों के लिए, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है ऑन ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। तो अभी जैसे पहले लिमिट तो 20 लाख रुपए तक की थी, अब 40 लाख तक की हो गई है शुभम। तो जैसे आपका अगर 40 लाख तक का साल का टर्नओवर है तो आपको जीएसटी में एनरोल कराने की या जीएसटी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जीएसटी ने 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर लिया, 8 सेंट्रल 9 स्टेट लेवल पे। और अब जैसे उस टाइम पे क्या होता था, मल्टीपल रिटर्न्स असेसमेंट्स आपको करानी पड़ती थी, अलग अलग चीज़ें। अब जो है सिर्फ जीएसटी की रिटर्न भरनी होती है, तो काफ़ी ईजी हो गया है ये। सम ऑफ द मेजर टैक्सेस लिवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे इन्होंने बताया एक्साइज था, सर्विस टैक्स, केसीज, एसबीसी ये सब था, और एडवर्टाइजमेंट टैक्स था, लॉटरी टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, सबको खत्म करके जीएसटी आ गया। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी जो है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी करके बना हुआ है। सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, सब यूजुअली लेवाइज previously charged by central and state government is charged at each stage of value addition, and the supplier offset the levy input in the previous stage of value chain through the tax credit mechanism। जो कि मैंने समझाया कि अगर आप जिस स्टेट में बैठे हो वहीं पे आप जो है खरीद बेच कर रहे हो तो आपको इनपुट मिलके वापस हो जाता है, बट अगर आप बाहर बेच रहे हो अपने स्टेट से वो आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, द लास्ट डीलर इन द सप्लाई चेन passes on GST to consumer, making GST a destination based consumption tax. The territorial spread of GST is the whole country including जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में भी जीएसटी लगता है। ठीक है, ये चीज़ देखने को मिलती है। इम्पोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज इज ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई एंड वुड बी सब्जेक्ट टू IGST इन एडिशन टू द एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटीज। तो पहले जैसे एक्साइज लगता था, तो अब जैसे इन्होंने बोला IGST इंटीग्रेटेड जीएसटी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, कस्टम ड्यूटी हटा के IGST इन्होंने कर दिया है। और एक्सपोर्ट एंड सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो काम, तो 0 टैक्स लगता है यहाँ पे। एंड मोड्स ऑफ पेमेंट टैक्स अवेलेबिलिटी टैक्स पेयर को होती है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, NEFT, RTGS, इन सब के थ्रू जो है आप आराम से पेमेंट टैक्स की कर सकते हो। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बात बोली है। तो साथ के साथ इन्होंने इसके बेनिफिट्स के बारे में भी बात करी है कि अब इससे जो है फ्रीडम ऑफ गुड्स एंड मूवमेंट थोड़ा सा हो गया है, कॉमन मार्केट मिला है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, अच्छा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं कम हो गया, बट एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि पुराने टाइम पे 5% ही टैक्स होता था, बट बहुत सारे स्ट्रक्चर थे, बट इससे कहते कम हो गया। टैक्स कंप्लायंस ईजियर हो गई है, नहीं तो बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन, टैक्स स्ट्रक्चर, आपको बहुत सारे पेमेंट, बहुत सारे रिटर्न्स आपको फाइल करने होते थे, अब सिर्फ जीएसटी ही करते हो, और इससे टैक्स कंप्लायंस कम हुआ है, रिडक्शन इन टैक्स बैलेंस हुआ है, टैक्स इवेजन आपका बचता है, लोग जो है चोरी चकारी थोड़ा सा टैक्स में कम कर रहे हैं। एंड इससे जो है ऑब्वियसली सरकार को भी फ़ायदा होता है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, और जो है ये भी इंश्योर किया जाता है, बोलते तो हैं ऐसा, बट इंश्योर किया जाता है कि पब्लिक में ये फंड अच्छे से यूज़ किया जाए, क्योंकि टैक्स सरकार को आएगा तो से स्टेट ही रन करती है पूरा, या सेंट्रल गवर्नमेंट रन करी जाती है पूरी की पूरी। तो ये इन्होंने यहाँ पे जीएसटी का बताया है। ठीक है जी, तो एक बार ये जीएसटी तुम्हारी बुक में नहीं है ना शुभम, मेरे ख्याल से? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुम एक बार बुक ले लेना, एक बार पढ़ना, तो फिर तुम्हें क्लियर हो जाएगा। और ये सिर्फ 22-23 मिनट की वीडियो है शुभम, एक बार नहीं अभी मैं अपलोड ही कर दूंगा साथ के साथ ही, तो तुम एक बार देख लेना, तुम्हें ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया शुभम, ये वाला इंटरनल ट्रेड, इस वाली बुक के हिसाब से, सुभाष डे के हिसाब से। ठीक है शुभम? ठीक है, चलो ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं शुभम। आज हम इतना ही करते हैं, और हमारा सिर्फ आई थिंक हमारा एक ही चैप्टर बचा है इंटरनेशनल ट्रेड, पर वो थोड़ा सा बड़ा है, तो ये तो इसमें टाइम लगेगा, उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें करते हैं। ठीक है शुभम? ठीक है सर, आपने जब 7 बजे लेकिन थोड़ा पहले बता दिया करो। हाँ वो नहीं, मैम ने मैसेज कर दिया था ग्रुप में शुभम, वो बस 5-10 मिनट की बात ही, एक्चुअली उसको कहीं जाना था, तो मैं सोचा तुमने देख लिया होगा इसलिए। नहीं मैं देखा ही नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं कोई दिक्कत नहीं, आगे से ध्यान तुम भी दे देना, मैं तुम्हें अलग से भी बता दूंगा। ठीक है शुभम।